students. This is your fourth online week. Last time we discussed M technique. Hopefully you must not have any issue into that one. Today our topic is transportation model, another linear programming model technique. Now this is another technique of linear programming. In this one we are always addressing to minimize the transportation cost. Whenever the shipment is there, commodities need to be shipped from one place to another place. So from where they are to be shifted, that is known as your source. So sources always to be written in your row wise, whereas your commodity is to be shipped, where to be shipped, that is known as your destination. So D1, D2, D3, D4 are your destinations. So sources and this is destination. Destinations are always in your column. Mind this thing. Okay, source 1, source 2, source 3. Destination 1, destination 2, destination 3, destination 4. So this is just like the matrix you have studied. मैट्राइसेस के अंदर जितनी भी चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट आप लोग सीख चुके हो. तो ये भी एक तरह का मैट्रिक्स ही है और उस मैट्रिक्स के हिसाब से ही हम इसे कंसीडर करेंगे. आगे चलकर मैं बताऊंगा. वैसे तो बहुत सारे इश्यूज हैं ट्रांसपोर्टेशन मॉडल के अंदर, लेकिन क्योंकि अभी आप लोगों का ये पहला लेक्चर है ट्रांसपोर्टेशन का, इसलिए मैं उन इश्यूज को डिस्कस नहीं करूंगा. आई विल जस्ट गो विद द सॉल्यूशन कि आपको एक कंप्लीटली आइडिया मिल जाए कि क्या है ट्रांसपोर्टेशन मॉडल, किस तरह से इसका सॉल्यूशन है. उसके बाद इसके इश्यूज में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्रिएट करूंगा और उनका सॉल्यूशन भी बताऊंगा. तब तक ये आपके पास है. अब ये है कि सोर्स 1, ये है टोटल सप्लाई ऑफ सोर्स 1, यानी सोर्स 1 की टोटल सप्लाई है 20. सोर्स 2 उसकी भी सप्लाई है आपकी 20. सोर्स 3 है आपकी, उसकी सप्लाई है 10. डेस्टिनेशन 1 उसकी डिमांड यानी ये है 16. डेस्टिनेशन 2 उसकी डिमांड है 10. डिमांड 10. अगेन फॉर 4 इट इज 14. नाउ बाकी के नंबर्स क्या हैं इसको मैं बाद में अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं. पहले आ जाएं कि देखें कि हम अगर सम अप करें टोटल सप्लाई को 20 + 20 + 10, इट विल बिकम इक्वल टू 50. सप्लाई इज योर 50. व्हाट इज योर डिमांड? 16 + 10 is 26. 26 + 10 is 36. 36 + 14 is 50. So you can say your supply is equal to demand. Supply is equal to demand. That means this is known as your balanced transportation model. अब ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड हो. कभी कभी ये सिचुएशन भी आ सकती है कि सप्लाई इज नॉट इक्वल टू डिमांड. उस केस में हम क्या करेंगे वो अलग से इशू है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. नथिंग टू वरी अबाउट. फर्स्ट वी शुड कम टू दिस वन कि क्या है ये. नाउ सो वी विल जस्ट वर्क विद द first of all balanced transportation model. When supply is equal to demand is known as your balanced model, transportation model. Balanced model है ये. Now अब बाकी के फिगर्स क्या हैं, यानी हमें शिपमेंट करनी है. ये टोटल सप्लाई है, इसकी डिमांड 16 है. तो हम कहाँ कितनी हमें एलोकेशन करनी है. तो अगर हम सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 शिपमेंट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो उसकी कास्ट है 5. अब ये 5 मे बी इन आप 1000 ऑफ रुपीज़ ले लें, इन 10,000 ऑफ रुपीज़ ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई हैव जस्ट टेकन द स्मॉलेस्ट नंबर्स फॉर यू पीपल के कन्वीनियंस हो आप लोगों के लिए.
तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि यहाँ 5,000 या 50,000 या 9,000 या 90,000 लिखना है। नो, आई जस्ट हैव गिवन यू द स्मॉलर फिगर्स कि ये समझेंगे ये रुपीज ही हैं आपके, नो नथिंग टू वरी। सो सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 अगर हम शिपमेंट कर रहे हैं तो पर शिपमेंट फ्रॉम हेयर, पर शिपमेंट जो है वो आपकी कास्ट आ रही है 5। तो ये रेस्पेक्टिव कास्ट हैं कि सोर्स 1 से डेस्टिनेशन 1 5 रुपीज, सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 2 9 रुपीज, सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 3 6, सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 4 8। दीज आर द कास्ट। ये कास्ट क्या है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सोर्सेज और डेस्टिनेशन एक जगह हो, वो डिफरेंट प्लेसेस पर होंगी, तो उसी हिसाब से आपकी जो है वो कास्ट वेरी करती रहती है। सो दीज फिगर्स आर ऑलरेडी इवेल्युएटेड। जो मॉडल बिल्डिंग होती है, मैंने आपको मॉडल बिल्डिंग के हिसाब से भी सिखाया था। सो ये सब पहले ही इवेल्युएटेड किए हुए हैं आपके, और ये चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब यहाँ से आपको इसको आगे बढ़ाना है। तो आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि यहाँ 2 चीज़ें आपकी आ रही हैं, एक है रो और दूसरा है आपका कॉलम, रो एंड कॉलम। तो रो आपको पता है मैट्रिसेस के अंदर हम लोगों ने आई से शो करते थे, और कॉलम को हम मैट्रिसेस के अंदर जे से शो करते थे कि ith रो jth कॉलम। यहां भी वही चीज होगी कि आपकी रो आई से शो होगी, इसीलिए मैंने सप्लाई AI यानी A1 सप्लाई 20 है, A2 सप्लाई 20 है, A3 सप्लाई आपकी 10 है। सो दिस इज व्हाट नॉर्मली वी हैव टू गो विद। इसी तरह से कॉलम जे से है, इसीलिए डिमांड BJ मैंने लिखा है। तो डिमांड 1 16, डिमांड 2 10, डिमांड 3 10, डिमांड 4 14 है आपकी। सो दिस इज I एंड J के हिसाब से। तो यहां 2 चीजें आपकी काम में आएंगी, एक आपकी है कॉस्ट, ठीक, और दूसरी है आपकी शिपमेंट या एलोकेशन। कॉस्ट को हम इस केस में शो करते हैं CIJ से। CIJ, ith सोर्स jth डेस्टिनेशन, या ith रो jth कॉलम कह लें। इसी तरह से एलोकेशन को हम शो करते हैं XIJ से, वही ith रो jth कॉलम या ith सोर्स jth डेस्टिनेशन। सो ये 2 चीजें आप लोग ज़हन नशीन कर लें कि CIJ एंड XIJ। CIJ मोस्टली आपकी गिवन है, हमेशा आपको गिवन होगी। ये जो 5 9 6 और 8 है, ये आपकी CIJ कहलाएगी। अगर हम कह लें कि C2 3 क्या है, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो ये सेकेंड रो थर्ड कॉलम आपका ये, तो C2 3 क्या होगी आपकी 6 होगी। इसी तरह से XIJ जब हम एलोकेशन करेंगे, तो अभी सिंपली ये समझ लें कि ये चीज़ें क्या हैं, ये वही आपका मैट्रिक्स है, जिस तरह से मैट्रिक्स काम करता था वही मैट्रिसेस फॉर्मेट में है आपका, क्योंकि जो भी चीज़ आप रोज एंड कॉलम्स में लिखते हैं तो वो मैट्रिक्स के फॉर्मेट ही कहलाता है। सो दिस इज जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू दिस वन। अब हम आते हैं कि इसके अंदर हमें करना क्या है आगे। इसके काफ़ी प्रेजेंटेशंस हैं, अगर आप लोग डिफरेंट बुक्स को भी देखेंगे तो डिफरेंट वेज मिलेंगे। प्योर मैथमेटिकल सॉल्यूशंस के हिसाब से वो अलग से कैलकुलेशंस कर रहे हैं, मकसद वही है। इन वन और अदर वे डिफरेंट मेथड्स आ रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सब के सब वही आखिर में एक ही चीज़ कर रहे होते हैं। इसीलिए इसकी इन चीज़ों में मत पड़िएगा, सिंपली इसका जो प्रोसीजर है उसको देख लें कि कैसे हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ईजीएस्ट पॉसिबल मेथड है उसी को लेकर मैं आप लोगों के लिए आगे चला जाऊँ इस प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि ये जो कास्ट दी हुई है, इस कास्ट को आप किसी कोने में फेंक दें। दिस इज 5, ये 9, ये 6, ये 8, ये फिर यहाँ 8,
ये आपका 4, ये आपका 6, ये आपका 6, यहाँ आ जाए, ये 5, ये 6, ये आपका 8, ये आपका 7. So this is you have placed the cost into the corner. अब कुछ solutions के अंदर इस कास्ट को इन बिटवीन लिखा जाता है और जो एलोकेशन है वो कॉर्नर में चली जाती है. सो इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस. मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग डिफरेंट सोर्सेज यूज़ कर रहे हैं अपने एजुकेशन के हिसाब से, अपने पढ़ाई के हिसाब से. लिटरेचर में जब जाते हैं तो यूट्यूब के ऊपर भी काफ़ी सॉल्यूशंस इसके हैं, काफ़ी लोगों ने रखे हुए हैं, तो वहाँ थोड़ा बहुत ये वेरिएशन हो सकती है, वो मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को. सो दिस इज व्हाट यू हैव डन. अब यूं समझें कि ये आपका सोर्स 1. आसान फॉर्म में कहा जाए तो ये दुकानदार 1 है, ठीक. ये दुकानदार 2 है, ये दुकानदार आपका तीसरा है. सप्लायर यानी आपको किसी शॉप से ही या किसी फैक्ट्री से या किसी भी आउटलेट से लेना होता है. और ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है जहां पर आपको ये चीज़ें डिमांड हो रही है आपकी. तो इसमें सबसे पहले आपका आता है कि इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन. इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन जैसे बाकी टेक्निक्स में किया था वही यहां पर इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन. अब there are now to find out the initial basic feasible solution there are 3 different methods. 3 different methods. वो क्या है अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पहले से जा रहा हूं जो आपको मोस्ट इजीएस्ट है. उसके अपने इश्यूज हैं अपनी जगह पर, वो क्या इश्यूज हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे. इस वक्त सिंपली आप सिर्फ इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं नंबर 1 के हिसाब पर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के तहत हमें चलना है. नॉर्थ वेस्ट क्या है, अगर आप लोगों को तरफ का पता हो कि नॉर्मली आप इन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट मीन्स ओवर हेयर. हमेशा इस तरफ को हम यहां से स्टार्ट करेंगे. ओके, सो दिस वन इज योर नॉर्थ वेस्ट. नाउ तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में हमें करना क्या है कि हम इस सेल से स्टार्ट करेंगे हमेशा नॉर्थ वेस्ट से. यहां पर अगर हम आ रहे हैं तो सप्लाई क्या है 20, डिमांड क्या है 16. तो जैसे मैंने कहा कि ये एक शॉपकीपर का है और एक कस्टमर का रिलेशन समझ लें कि शॉपकीपर के पास आप पहुंचे, उसके पास 20 यूनिट्स हैं और आपकी डिमांड क्या है, आपको खरीदने क्या है समझें 16 यूनिट्स. तो विच वन इज मिनिमम, सप्लाई और डिमांड में से जो मिनिमम वैल्यू है 16 और 20. 16 इज मिनिमम, आप 16 यहां पर एलोकेट कर दोगे. 16 जब आपने सप्लाई यहां से ले ली, यानी इससे आपने 16 यूनिट्स खरीद लिए, तो इसके पास बाकी बच गए 4 यूनिट्स. यहां पर जब आपने अपनी डिमांड 16 पूरी कर ली, तो अब आपकी डिमांड क्या बचती है यहां 0. 16 माइनस 16 कर देंगे और यही 20 माइनस 16 किया तो 4, यहाँ 16 माइनस 16 किया तो 0. अब यहाँ पर 0 हो चुका है, यानी ये आपका कॉलम अब किसी काम का नहीं है. अब यहाँ कॉलम में कोई और एंट्री नहीं होगी, इसका मकसद है. देन सेकेंड वन हम आ रहे हैं फिर यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अभी एलोकेशन है हमारी, कर सकते हैं. यहाँ हमारी सप्लाई है और यहाँ डिमांड है. विल कम ओवर हेयर. तो आउट ऑफ 4 and 10 विच वन इज मिनिमम अगेन, कि आपको चाहिए 10 यूनिट लेकिन शॉपकीपर के पास पहुंचे हैं तो वो कह रहा है कि मेरे पास तो 4 ही हैं. तो अल्टीमेटली आप कहोगे कि 4 ही पकड़ लेने हैं अभी, हमें मुझे दे दो. तो ये 4 के 4 आपने यहां से ले लिए, दैट मीन्स ओवर हेयर इट विल बी 0. 4 आपकी डिमांड फिलफिल हो गई. 10 माइनस 4 इट विल बिकम 6 ओवर हेयर विल बी रिमेनिंग. इसका मकसद है कि अब
यहाँ पर इस रो के अंदर कोई एलोकेशन नहीं होगी क्योंकि सप्लाई आपके पास 0 हो चुकी है। यहाँ डिमांड 0 हुई थी इसलिए ये कॉलम खत्म हो गया, ये आपकी सप्लाई 0 हो गई इसलिए इस रो में अब आपको कोई एलोकेशन नहीं करनी क्योंकि आपके पास है ही नहीं सप्लाई। देन अगेन विद द नॉर्थ वेस्ट, तो हम बाकी जो मैट्रिक्स है उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे क्योंकि हमने फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को 0 0 कर दिया हुआ है। तो ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपका खत्म हो जाएगा और बाकी आपके पास ये मैट्रिक्स बच रहा है। इस मैट्रिक्स के अंदर फिर सप्लाई आपकी है और डिमांड आपकी है। तो 20 and 6 विच वन इज मिनिमम? 6। तो ये 6 आप यहाँ एलोकेट कर दोगे, ये 0 हो जाएगा। 20 - 6 आपका 14 यहाँ बचेगा। देन इस कॉलम में फिर देखें ये 0 हो गया, यानी इस यहाँ पर आपकी कोई एंट्री अब या एलोकेशन नहीं हो पाएगी। देन सप्लाई है, डिमांड है। एट द इंटरसेक्शन ऑफ दिस वन 14 and 10 which one is minimum? 10 is minimum। 10, तो 14 - 10 4, 10 - 10 it will be 0। 0 का मकसद है कि अब यहाँ कोई एलोकेशन नहीं होगी। देन कमिंग टू द अगेन, यहाँ सप्लाई 4 है और यहाँ डिमांड आपकी 14 है। विच वन इज मिनिमम आउट ऑफ 4 and 14? 4। 4 आपने कर दिया, ये हो जाएगा 0। देन 14 - 4, यहाँ आपका रिमेनिंग आएगा डिमांड 10। अब बाकी सब चीज़ें हो गई, आखिरी सेल पर हम पहुंच गए। यहाँ देखें कि डिमांड 10 सप्लाई 10 बराबर है, क्यों? बिकॉज ऑफ दिस बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल। तो ये 10 के 10 आपने यहाँ एलोकेट कर दिए, यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया। सो दिस इज योर नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल। ये है आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के तहत आपने एलोकेशन कर दी है यहाँ पर। सो आपने जितनी सप्लाई थी, जितनी डिमांड थी, वो फिलफिल कर दी है। होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल क्या कहता है और इसी हिसाब से आप एलोकेशन करते जा रहे हो। सो दिस इज योर इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। अब इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन हमने मालूम किया, उसके बाद आपको इसकी जो कॉस्ट बन रही है वो हमें देखनी पड़ेगी। व्हाट इज द कॉस्ट? तो जहां जहां एलोकेशन हुई है z इक्वल्स टू, सपोज वही ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 5 × 16 प्लस 9 × 4 प्लस यहां एलोकेशन नहीं है, फिर यहां पर है 4 × 6 प्लस 6 × 10 प्लस 6 × 4 प्लस 7 × 10. Now simplify this one. It will become equal to 80, 36, 24, 60, 24, 70. So this will become equal to 294. This is equal to 294. यानी इनिशियल आपकी कास्ट आ रही है 294. तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये था कि हम इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन वाया किसी भी तरीके से, 3 तरीके हैं मैंने आपको बताए, लेकिन तरीके मैंने अभी नहीं बताया। जो इजीएस्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के तहत, उससे हमने इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन निकाला और इनिशियल कास्ट हमारी आ गई 294। अब यहां पर हमें देखना है कि जो एलोकेशंस हुई हैं वो एक रूल के तहत होनी चाहिए। अगर वो हुई हैं तो फिर यानी हम इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाएंगे सॉल्यूशन की तरफ। तो वो क्या है, उसके लिए मैं सिंपली ऊपर से थोड़ा सा
वो है कि आपके n प्लस m माइनस 1 एलोकेशंस होने चाहिए। टोटल एलोकेशंस आपकी होनी चाहिए n प्लस m माइनस 1। n क्या है? टोटल नंबर ऑफ सोर्सेस। कितने हैं हमारे पास सोर्सेस? n इज इक्वल टू 3 प्लस m इज टोटल नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस। हमारे पास डेस्टिनेशंस हैं 4 माइनस 1, सो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 1 इज 6 एलोकेशंस होनी चाहिए। 6। तो आप देखें, हम ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये आपकी 6 आ गई। 6 एलोकेशंस होनी चाहिए और वो 6 एलोकेशंस हमारे पास हैं। यानी अब हम इस प्रॉब्लम को आगे लेकर जाएंगे फर्दर सॉल्यूशन की तरफ। सो कैसे होगा आगे? सो लेट्स गो टू दिस वन के आगे सॉल्यूशन के आया। ये हमारा फर्दर जो इनिशियल कास्ट है 294 की, वो हमारी होगी कम या नहीं होगी, क्योंकि हमें कास्ट को मिनिमाइज करना है। होप के यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। विल गो फॉर द ऑप्टिमलिटी टेस्ट कंडीशन कि चेक करें कि आया ये हमारा फर्दर रिड्यूस होगा कि नहीं। सो 294 है, ये आप लोगों के नोट कर लिया होगा। मैं छोटा सा यहां पर एक बना रहा हूं, वही टेबल जो अभी आप लोगों के हाथों में था, जहां पर हमने एलोकेशन भी कर दी हुई थी कि 294 हमारी कास्ट आ गई थी। सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, डेस्टिनेशन 1, डेस्टिनेशन 2, डेस्टिनेशन 3, डेस्टिनेशन 4। हमने यहाँ किया था 16, 4, then 6, then 10, then 4 and then 10। रेस्पेक्टिव कास्ट और भले यहाँ लिखते हैं 5, then 9 और 6 और ये 8 आपकी आ गई। उसके बाद 5, 9, 6, 8, 8, 4, 6, 6, ये 8, ये 4, ये 6, ये 6, then 5, 6, 8, 7, ये 5, ये 6, ये 8, ये 7। अब आपको पता था कि यहाँ 20 था, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ पर 16 डिमांड थी, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 14। अगर आप अपने इस एलोकेशन को देख लें, 16 प्लस 4 एग्जैक्टली 20, 6 प्लस 10, 16 प्लस 4 20 एग्जैक्टली 20, 10 ये 10 आ गया। कॉलम में आ जाएं, 16 4 प्लस 6 10, ये 10 4 प्लस 10 14। आपकी सप्लाई डिमांड, क्योंकि ये बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन मॉडल था, तो आपका कंप्लीट हो चुका ये आपका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। फिर n प्लस m माइनस 1 हमने एलोकेशंस देखी कि वो 6 एलोकेशंस बिल्कुल बन रही हैं, तो हम इनको आगे की तरफ अब हम सॉल्यूशन ले जाएंगे। तो अब हम यूज एंड वीज मालूम करेंगे। यूज एंड वीज ये होती है आपकी शेडो कास्ट। ठीक है, मैं अभी उलझाना नहीं चाह रहा आप लोगों को, इसीलिए सिंपली यूज एंड वीज का फार्मूला समझ लें कि यू एंड वी के प्रोसीजर के तहत हम जाएंगे। सो n प्लस m हमने कर दिया हुआ है। अब यूज एंड वीज, यू आपके सोर्सेज को रिप्रेजेंट करेगा, वी आपके डेस्टिनेशंस को करेगा। तो यानी आपके पास 3 यूज होंगे और 4 वीज होंगे अल्टीमेटली, क्योंकि हमारे पास सोर्सेज कितने हैं 3, तो यू की 3 वैल्यूज। वीज कितने हैं हमारे पास, डेस्टिनेशन कितने हैं 4, तो हमारे पास v1 v2 v3 v4 तक की वैल्यू आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम आते हैं कि
फॉर बेसिक वेरिएबल्स। For basic variables, formula is ui plus vj is equal to cij. ui plus vj is equal to cij. For basic variable. अब basic variables and non-basic variables, I have already made it clear to you people in our previous sections as well. तो यहाँ भी वही है, basic variable की definition क्या होगी, non-basic की क्या होगी। तो non-basic वही जहाँ allocation नहीं है, basic जहाँ allocation आप लोगों ने की हुई है। This is what is called your basic and non-basic variables. तो फॉर बेसिक के लिए हम जा रहे हैं, तो हमें जहां जहां एलोकेशंस की हुई है उन्हीं के हिसाब से। तो फर्स्ट हमारी एलोकेशन है यहां सोर्स 1 डेस्टिनेशन 1, यानी x11 समझें, यानी i आपकी 1 है और j भी आपका 1 है, क्योंकि एलोकेशन यहां पर की हुई है। तो दिस इज u1 प्लस v1 इज इक्वल टू c11, क्योंकि i भी 1 है और j भी 1 है, तो इज इक्वल टू c11। अब किसी भी इक्वेशन के लिए हमारे पास दो लीनियर के लिए हमारे पास दो वैल्यूज होनी चाहिए, तो तीसरी हम मालूम कर सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने u और v न्यूली इंट्रोड्यूस किए हुए हैं, अभी हम ले आए हैं, हमारे पास c सिर्फ c11 की है। अब c क्या है, I have already told you कि C is the cost. So C11 यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में C, ये जो आपने कोने में रखी हुई है 5 समझें कि सिर्फ आपके पास वो कास्ट की वैल्यू है, बाकी नीदर यू हैव यूज्ड वैल्यू नॉर यू हैव द V's वैल्यू। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि जब दो अननोन्स आ जाएं तो हम मोस्टली बल्कि ऑलमोस्ट U को आपको 0 कंसीडर करना पड़ेगा। जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको u को 0 कंसीडर करना पड़ेगा। सो u 0 प्लस v1 इज इक्वल टू c11 की वैल्यू है 5, दैट मीन्स v1 इज इक्वल टू 5। तो आप यहां पर भले u1 इज इक्वल टू 0 और v1 इज इक्वल टू 5 लिखते हैं। देन नेक्स्ट आपके पास है u1 प्लस v2 इज इक्वल टू c12, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, क्योंकि सेकेंड एलोकेशन आपकी यहां हो रही है। तो u1 प्लस v2 इज इक्वल टू c12। अब u1 की वैल्यू आपके पास है 0, v2 की वैल्यू नहीं है, c12 की वैल्यू क्या है आपके पास 9, मीन्स v2 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा आपका। देन हम आ जाते हैं नेक्स्ट एलोकेशन की तरफ, वो आपका है u2 प्लस v2 इज इक्वल टू c22। u2 प्लस v2 इज इक्वल टू c22। अब आपको v2 की वैल्यू मालूम है, u2 की नहीं है, तो u2 एज इट इज प्लस v2 इज 9 इज इक्वल टू c22 इज 4, यानी u2 इज इक्वल टू -5 हो जाएगा। u2 की वैल्यू आपकी आ जाएगी -5। देन नेक्स्ट आपकी है दिस वन, सो ये है यानी u2 प्लस v3 इज इक्वल टू c23। u2 आपको मालूम है दैट इज -5 प्लस v3 नॉट नोन और c23 क्या है 6, यानी ये -5 इस तरफ जाएगा तो v3 इज इक्वल टू 11, -5 प्लस 6 यानी ये वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 प्लस 5 इज 11, यानी v3 इज इक्वल टू 11 हो जाएगा आपका। देन आपके पास है u2 प्लस v4 इज इक्वल टू c24। u2 की वैल्यू -5, v4 की वैल्यू मालूम नहीं है,
C24 इज 6 अगेन, यानी V4 भी आपकी हो जाएगी 11। तो V4 की वैल्यू आप 11 यहां लिखते हैं। देन आखिरी आपके पास है U3 प्लस V4 इज इक्वल टू C34। U3 की वैल्यू हमारे पास नहीं है मालूम, V3 वी नो दैट इज 11। तो U3 प्लस 11 इज इक्वल टू C34 क्या है 7। तो U3 इज इक्वल टू -4 हो जाएगा। सो U3 इज इक्वल टू -4। ये आपने यूज और वीज की वैल्यूज मालूम कर ली आपके पास। U1 इज इक्वल टू 0, U2 इज इक्वल टू -5, U3 इज इक्वल टू -4, V1 is equal to 9, V1 is equal to 5, V2 is 9, V3 is 11, V4 is 11। ये आपको यूज एंड बीज की वैल्यूज मिल गई। अब नेक्स्ट क्या है, इसको मैं मिटा रहा हूं, फिर से मैं थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूं कि बेसिक वेरिएबल्स क्या हैं। बेसिक वेरिएबल्स जहां आपने एलोकेशंस की हुई है, वो एलोकेशंस आपकी यहां पर मौजूद है। तो इस हिसाब से हमने सिंपली क्या किया कि यूज और वीज की कर दी। अब हम आएंगे फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। नॉन बेसिक वेरिएबल्स के लिए यूज और वीज की वैल्यू हमें चाहिए होगी, इसीलिए ये यहीं पर है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हम करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। तो अब आता है हमारा फॉर, इसको मैं इस तरफ लिख रहा हूं, फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स। फॉर नॉन बेसिक वेरिएबल्स इसके लिए आपके पास फार्मूला है UI प्लस VJ माइनस CIJ। से आप यूं समझें कि ये XIJ है। ओके, XIJ इज इक्वल टू UI प्लस VJ माइनस CIJ। तो नॉन बेसिक, पहला नॉन बेसिक वेरिएबल कौन सा है आपके पास जहां एलोकेशन नहीं है, दैट इज रो 1 कॉलम 3, यानी U1 x1 3 इज इक्वल टू U1 प्लस V3 माइनस C13 होगा। क्यों? क्योंकि 1 3 है, यानी I की वैल्यू 1 है और J की वैल्यू 3 है, तो U1 V3 C13 हो जाएगा। तो U1 की वैल्यू आपके पास है 0, V3 की वैल्यू आपके पास है 11, माइनस C13 क्या है 6। तो X13 इक्वल्स टू 5। X13 इज इक्वल टू 5। इसी तरह से नेक्स्ट पर हम जाएंगे, X14 है, X14 इज इक्वल टू U1 प्लस V4 माइनस C14। U1 वही 0 प्लस V4 आपका 11 माइनस C14 है 8। तो X14 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3। फिर आ जाए आप, यहां पर नहीं है, रो 2 के ऊपर। रो 2 में आपका है X21, यानी U2 प्लस V1 माइनस C21। तो U2 की वैल्यू -5 प्लस V1 की वैल्यू 5 माइनस C21 की वैल्यू है 8। -5 प्लस 5 गेट्स कैंसल्ड, X21 इज इक्वल टू -8। इसी तरह से यहां पर अब कोई भी नहीं है। अब नेक्स्ट रो के ऊपर, तो दिस इज X31, यानी U3 प्लस V1 माइनस C31 होगा। तो U3 की वैल्यू -4 प्लस V1 की वैल्यू 5 माइनस C31 कास्ट यहां पर है 5 प्लस 5 माइनस 5 गेट्स कैंसल्ड, X31 इज इक्वल टू -4। X31 इज इक्वल टू
-4 हो गया आपका। देन यू विल गो टू द नेक्स्ट, वो है आपका x32। सो आई एम जस्ट रिमूविंग दिस, बल्कि ये मैं यहाँ पर साइड पर लिखता भी जा रहा हूँ। x13 इज इक्वल टू 5, x14 इज इक्वल टू 3, x21 इज इक्वल टू -8, x31 इज इक्वल टू -4। ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस वन। अब हमारे पास नेक्स्ट नॉन बेसिक है x32, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यानी u3 प्लस v2 माइनस c32 होगा। तो u3 की वैल्यू -4 प्लस v2 की वैल्यू 9 माइनस c32 क्या है 6। तो -4 -6 -10 प्लस 9, तो x32 इज इक्वल टू -1। यह आप भले x32 की वैल्यू ही -1 यहाँ। देन फाइनली वी हैव x33, यानी u3 प्लस v3 माइनस c33। तो u3 की वैल्यू क्या है -4 प्लस v3 की वैल्यू क्या है 11 माइनस c33 क्या है 8। सो x33 इज इक्वल टू -4 -8 -12 हो गया, यानी ये -1 होगा। तो x33 इज इक्वल टू -1 आ गया आपके पास। आपने तमाम वैल्यूज मालूम कर ली। पहले हमने बेसिक वेरिएबल से यूज और वीज की वैल्यू निकाली। अब वही वैल्यूज नॉन बेसिक वेरिएबल्स के थ्रू का लेकर एक्स आई जे इज इक्वल टू यू आई प्लस वी जे माइनस सी आई जे, इन यूज और वीज की वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करके हमने एक्स की वैल्यूज निकाल ली हैं। x13, x14, x21, x31, x32 एंड x33, ये सब के सब नॉन बेसिक वेरिएबल्स बिकॉज these are the cells where no allocation has been made। तो इसीलिए ये अदर वर्ड्स यू कैन से, जैसे हमने सिंप्लेक्स मेथड के अंदर किया था, तो वो हुआ था कि जहां पर हम जीरो कर रहे हैं और जहां पर हमें डायरेक्ट वैल्यूज मिल रही थी, अगर आप लोगों को याद हो। तो वही टेक्निक यहाँ पर है। मैं किसी झमेले में या किसी और दूसरी टर्मिनोलॉजी में नहीं जा रहा। सो सिंपली दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, आई हैव डन फॉर यू। तो यहाँ तक ये है कि आपका एक साइकिल अभी पूरी हुई है, नॉट द सॉल्यूशन। अभी हमें ऑप्टिमलिटी कंडीशन यानी ये देखना है कि आया ये सॉल्यूशन फर्दर इम्प्रूव हो सकता है या नहीं। तो हमें देखना क्या होगा कि ये जितने भी नॉन बेसिक वेरिएबल्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, इनमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है। 5, 3 दो पॉजिटिव वैल्यूज हैं, यानी एक भी अगर आपके पास पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो जो z की इनिशियल कॉस्ट थी, z इज इक्वल टू 294 आपने कैलकुलेट किया था, वो z इज इक्वल टू 294 कैन फर्दर बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू नॉन बेसिक के अंदर आ गई है। तो इसका मकसद है कि z इज इक्वल टू 294 कैन फर्दर बी मिनिमाइज्ड। अब ये कैसे मिनिमाइज होगी? वही तरीका होगा कि एंटरिंग और लीविंग का। वहां एंटरिंग कॉलम लीविंग वेरिएबल था, यहां पर आपका एंटरिंग सेल एंड लीविंग सेल होगा, क्योंकि हम सेल्स की बात कर रहे हैं। ये एक सेल है आपका। तो मैंने सेल की डेफिनेशन भी अगर आप लोगों को याद हो तो बीइंग एन अकाउंटिंग स्टूडेंट यू आई हैव आस्क्ड यू पीपल, फिर भी अगर नहीं तो मैंने आपको बताया था कि वेयर, ये हम लोग सेल की डेफिनेशन क्या है, वेयर a row and column can intersect, that is called your cell। तो यहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये डिफरेंट सेल्स आपके बन जाएंगे। तो हमारे पास ये सेल्स की वैल्यूज समझेंगे है
अब इससे क्योंकि पॉजिटिव आई है तो हम ये z इज इक्वल टू 294 को फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं। अब इसको ज़रा नोट कर लें। ओके, तो यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब एक और प्रोसेस है कि हमें एंटरिंग सेल और लीविंग सेल का मालूम करना है, वो हम करेंगे वाया लूप। लेकिन क्योंकि इस लेक्चर का दौरानिया काफ़ी हो चुका है तो आप लोग भी शायद लेंथ में हो ज़्यादा तो परेशान हो जाएंगे और काफ़ी चीज़ें शायद गड़बड़ हो जाएं या मिक्सअप हो जाएं, इसीलिए मैं इस लेक्चर को इस फर्स्ट पार्ट पर यहाँ पर मैं एंड कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीक हम इसी प्रॉब्लम को यहाँ से आगे बढ़ाएंगे जाके जो प्रोसेस दूसरा है आपको समझ में आ जाए। तो मैं वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ आपका कि शुरू से किया क्या कि पहले आपको प्रॉब्लम मिला हुआ है सोर्सेज एंड डेस्टिनेशन के हिसाब से, उसके बाद आपने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से इसका इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन मालूम किया। फिर आपको चेक करना था कि आया ये फर्दर इम्प्रूव हो सकता है या नहीं, कि वो हमने n+m-1 एलोकेशन देखी कि हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि नहीं। तो 3+4 नंबर ऑफ सोर्सेज 3, नंबर ऑफ डेस्टिनेशन 4 हैं, 3 + 4 - 1 = 6, तो 6 एलोकेशंस आपकी निकली थी वहाँ पर। ये हो गए आपके बेसिक और नॉन बेसिक वेरिएबल्स। मैंने आपको बताया कि बेसिक वेरिएबल्स जहाँ आपने एलोकेशन की और नॉन बेसिक जहाँ आपकी एलोकेशन नहीं है। तो फॉर बेसिक वेरिएबल्स हमने यूज़ और वीज़ की वैल्यू मालूम करनी थी, वो हमने फार्मूले के थ्रू कर दी थी कि u1 + ui + vj = cij, ui + vj = cij। तो आपके यूज़ और वीज़ की वैल्यूज़ मालूम हो गई। जब भी आपको यूज़ और वीज़ दोनों में से अगर दोनों वैल्यूज़ मालूम नहीं है तो हमेशा आप u की वैल्यू 0 सपोज करके और आगे बढ़ोगे। C क्या है? C ये जो कोने में लिखी हुई आइसोलेटेड एक अलग से बॉक्स में लिखा हुआ है, ये आपकी कास्ट है जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपने मालूम कर ली। उसके बाद नॉन बेसिक वेरिएबल्स यानी जहाँ पर एलोकेशन नहीं हुई वहाँ पर आपको नॉन बेसिक वेरिएबल्स में का फार्मूला xij = ui + vj - cij। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ एलोकेशंस नहीं है उन सेल्स की तरफ आप जाओगे, उसकी i और j की वैल्यूज़ के हिसाब से आप यूज़ और v's की वैल्यू रखोगे। फिर आपको करस्पॉन्डिंग ये x की वैल्यूज़ 1 3 1 4 x21 x31 x32 x33 आपको मिल जाएंगी। अब हमें देखना है कि इनिशियल कास्ट थी हमारी z = 294। चूँकि हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल्स में पॉजिटिव वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हैं तो हम कहेंगे कि हम इस सॉल्यूशन को फर्दर मिनिमाइज, इस कास्ट को फर्दर मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से वो प्रोसेस अब क्या है, उसका आगे क्या होगा वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर रखूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये 40+ मिनट्स का लेक्चर हो चुका है। तो अभी भी मुझे काफ़ी टाइम चाहिए होगा इस पूरे झमेले के लिए, तो मैं नहीं चाह रहा कि आपके लिए ये लेक्चर इतना बोरिंग हो जाए। सो कीप द इंटरेस्ट अलाइव। मैं इसको यहाँ छोड़ रहा हूँ और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर में रिकॉर्ड करके आपके लिए रख दूँगा। और अगर इनमें से किसी भी स्टेप के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एज यूजुअल MS टीम्स के ऊपर आप लोग मेरे साथ हो, वहाँ पर हम लाइव सेशन के अंदर जो भी इश्यूज़ होंगे वो हम रिजॉल्व कर देंगे। नो इशू। या आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे, या मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ही आप लोग कोई भी इश्यूज़ हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स है, वहाँ पर आप कमेंट्स में आ जाएं, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई करूँगा। इंशाल्लाह विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़।